नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 19 मामलों में से 11 मामलों का समाधान करा दिया, जबकि 8 मामले अगली मीटिंग के लिए छोड़े गए हैं। इस दौरान बीपीटीपी बिल्डर पर सख्ती दिखाते हुए दुष्यंत चौटाला ने 1 महीने के अंदर 300 गज का प्लॉट देने के आदेश दिए। आपको बता दें कि एक पीड़िता द्वारा ग्रीवेंस की बैठक में 259 गज के बीपीटीपी द्वारा दिए गए प्लॉट पर कब्जा न दिए जाने की शिकायत लगाई गई थी, जिस पर बीपीटीपी बिल्डर के प्रतिनिधि को मौके पर ही बुलाकर फटकार लगाते हुए 1 महीने में 259 की जगह 300 गज का प्लॉट देने के आदेश दिए। इसके अलावा रजिस्ट्रार द्वारा एक मामले में दस्तावेज उपलब्ध न कराने के चलते एसीपी को भेजकर वहां से दस्तावेज बरामद करने के भी आदेश डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिए हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मीडिया से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने निगम चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसी का एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफर हुआ है सर, मेरा कभी भी नहीं हुआ। और सर मेरा तो कुछ है ही नहीं जिससे मेरे को फाइनेंशियल वो मिला है। एकता सिंह एवं रेणुबाला सिंह निवासी 2041 दिल्ली, प्रशासन फ्लैट गुलाबी बाग दिल्ली से। टोटल 19 ग्रीवेंस थी और एक ग्रीवेंस इंटर स्टेट डिपार्टमेंटल थी जो पिछली समय से लंबी थी, उसको भी टेकअप किया है। उसके अंदर से 10 को रिजॉल्व किया है और 9 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनके ऊपर आगे उपयुक्त एक्शन हम कर पाए, उसके लिए लंबित रखा है। एक केस बीपीटीपी का सामने आया है जहां पर एक परचेजर को उनने 259 स्क्वायर यार्ड्स जमीन ऑन रिकॉर्ड बेची और उसमें से लगभग 36 गज जमीन किसी और प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बिल्टअप थी। तो बीपीटीपी ने ये माना है कि उनसे गलती हुई है और उनने समय लिया है 30 दिन के अंदर अंदर ऑल्टरनेटिव उससे 259 की बजाय बड़ी साइट ऑफ चॉइस ऑफ द लिटिगेंट उनको वो ट्रांसफ़र करके देंगी एट देयर ओन कॉस्ट। हमारी तरफ से मिलकर लड़ने का निर्णय है और वो रहेगा। आगे चुनाव तो डिक्लेयर होने दीजिए। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को उसके कुछ अनुयायियों ने नकली बताया था। इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई। इस मुद्दे पर प्रदेश के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने चौटाला ने दावा किया कि बागपत आश्रम में असली राम रहीम ही गुरमीत राम रहीम को नकली बताने को रणजीत सिंह चौटाला ने बेबुनियाद बताया। रणजीत चौटाला ने कहा कि कोर्ट में कोई भी याचिका डाल सकता है, प्रजातंत्र में सभी को कोर्ट जाने का अधिकार भी होता है। हाईकोर्ट इस मामले में सरकार को तलब किया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। ऐसा है बेकार की बातें हैं। कोर्ट से सजा आफ्ता है और गवर्नमेंट में मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, कह रहा हूँ बेकार की बातें। बाबा जो राम रहीम है जिन्हें सजा मिली है, जो डेरे के प्रमुख थे वही है। कोई गलत बात है ये जो बार कह रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। देखिए उनका अपना अधिकार है, वो कहीं भी फाइल मूव करें, कोई किसी को रोक नहीं सकता। डेमोक्रेसी है, कोर्ट सबके लिए एक से है, वो हमारा विषय नहीं है। हमें तो जब कोई तलब करेगा तो हमारी गवर्नमेंट उसका रिप्लाई करेगी। तो वहीं राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर पत्रकारों से रूबरू होते हुए इस दौरान डीपी वत्स ने अग्निपथ योजना को लेकर खुलकर बात की और योजना के लाभ गिनवाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अग्निपथ योजना को लेकर भ्रमित होने से बचना चाहिए, क्योंकि युवाओं को अग्निपथ योजना के जरिए भारतीय सेना से जुड़ने का बेहतरीन अवसर मिला है। साथ ही उन्होंने योजना को एक लाभकारी योजना बताया। डीपी वत्स ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत अगले 1.5 साल में 1,50,000 के करीब अग्निवीरों की भर्ती करने के लिए निर्णय लिया गया, जो भारतीय सेना के लिए क्रांतिकारी कदम है। साल इसकी समीक्षा होगी और 4 साल तक तो एवरेज, यानी पहले साल में तो 40,000, मगर अगले साल 50 इस तरह से करके भर्तियां होंगी। तो आप खुद भी समझेंगे कि 4 साल तक तो सेना को एक्स्ट्रा लोग ही मिलेंगे काम करने के लिए। कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, खासकर मर्चेंट नेवी ने, और उस नोटिफिकेशन को देखते हुए ये बड़ा साफ है कि नेवी के जितने अग्निवीर आएंगे उनको तो मर्चेंट नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ही एब्जॉर्ब कर लेगी। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो वहीं टोहाना के गांव रत्ताखेड़ा के अंदर पंचायती जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहा विवाद प्रशासन की मौजूदगी में सुलझ गया। इस बैठक में निर्णय हुआ कि गुरुद्वारे के साथ लगती
पंचायती जमीन को गुरुद्वारे को दिया जाएगा, जबकि अंबेडकर भवन का निर्माण भी चलता रहेगा। गुरुद्वारे के साथ लगती जगह पर दलित पक्ष के लोगों द्वारा गोबर के उपले बनाए जाते थे। फैसले के बाद अब उन्हें अलग से जगह दे दी जाएगी। आपको बता दें कि गुरुद्वारा पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया था कि दलित समुदाय के लोगों द्वारा अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके दौरान पंचायती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, तो उन्होंने विरोध जताना शुरू किया। वहीं गुरुद्वारा पक्ष के लोगों ने यह भी कहा कि गुरुद्वारे के साथ लगती जमीन पर दलित समुदाय के लोग गोबर के उपले बनाते हैं, जिन्हें रोका जाए और यह जमीन गुरुद्वारे को दी जाए। कई दौर की बैठकों के बाद मामले को निपटारा हो गया। देखो जी, आगे जो मैटर था वो था अम्बेडकर भवन का और गुरुद्वारा कमेटी का। ठीक है, प्रशासन ने पूरा शो करा। आज शाम तक जो हमारा मैटर खत्म हो गया, जो खत्म हुआ वो शायद जो गुरुद्वारा के पास ज़मीन थी जो उपलबारा हत्या कर दी, उनको गांव इकट्ठा होकर दूसरी जगह पे जगह दे देगा। ठीक है, अम्बेडकर भवन का जो काम चला है वो काम चलता रहेगा। ये दिक्कत थी कि भाई ये जगह अगर हमें मिल जाए तो ये गुरुद्वारा पूरे गुरुद्वारे की कमेटी के अंडर आ जाए। उधर एक अम्बेडकर भवन जो कंस्ट्रक्शन चालू था जिस पर, उसके पास पे भी ज़मीन पंचायती लैंड थी काफ़ी, तो उन दोनों को आपस में बैठ के, दोनों कमेटियों ने बैठकर, गांव ने, जिम्मेवार आदमियों ने बैठकर आपस में उसका ज़मीन का ट्रांसफ़र कर लिया है कि भाई उधर से हम वो छोड़ दें, उधर बना दें, और उधर दोनों गुरुद्वारे का भी कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा और अम्बेडकर भवन का भी काम चलता रहेगा, और आपस में वो दोनों पक्षों ने बैठकर कर लिया था। सर, ये शॉर्ट आउट का मैटर ये था, गुरुद्वारे के साथ लगती अपने दलित समाज के कुछ लोगों की जगह थी, तो उसके ऊपर ज़्यादा विवाद हुआ था। ठीक है सर, और अब वो जगह है जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दी गई है, और उतनी ही जगह उन साथियों को पंचायत की जगह और जगह दे देगी। सारा गांव राम ने इकट्ठे होकर के ये फैसला लिया है, और अंबेडकर भवन का कार्य जो चल रहा है सुचारू रूप से चलता रहेगा। वहीं गुरुग्राम के मानेसर के अंदर कासन गांव में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। किसान लगातार जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। रविवार को किसानों ने पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता के आवास का घेराव किया। बताया जा रहा है कि पटौदी विधायक ने किसानों के धरने का समर्थन नहीं किया था, जिसके चलते किसान विधायक सत्यप्रकाश जरावता से नाराज हैं। आपको बता दें कि विधायक के आवास के घेराव के दौरान हजारों की संख्या में किसान जुटे। आज लगभग आज 2500 के आसपास में यहाँ पे जनसलाव था, और जो आज की जो हमारे धरना प्रदर्शन था उसकी मुख्य विशेषता ये रही कि आज इसमें लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी। जब लेडीज़ों को ये पता चला है कि मात्र 55 लाख रुपए में ही ज़मीन को ये हमारे को अधिग्रहण कर रहे हैं, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम तो घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि हर 3 एकड़ ज़मीन पे ढाणियाँ बसी हुई है, रहने के लिए किसी के पास जगह ही नहीं बचेगी। तो इस रोष में आकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर हमारी ज़मीन ये सरकार ने नहीं छोड़ दी तो इससे आगे इससे भी बड़ी जनसलाव यहाँ पे आएगा और धरना प्रदर्शन करेगा। देखिए, ये तो सच्चाई है कि कांग्रेस ने जिस तरह कदर मचाया उसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। इसका 2006 में इसमें पब्लिक यूटिलिटी डाल दिया, मास्टर प्लान बनाया। 2011 में इसके एक्वायर के नोटिस जारी कर दिए। किसान जो है उसमें चले गए कोर्ट में हार गए। तो वो जो असेसमेंट हो रही है, रेट की है चाहे छोड़ने की है, तो इनकी डिमांड है कि ज़मीन छोड़ दी जाए, और रेट भी गलत लगाए हैं। और मैं भी इनकी डिमांड के साथ हूँ कि रेट भी पूरे नहीं दिए इनको, और इनकी ज़मीन छोड़ी जानी चाहिए। कई बार एक्वायर होली, और मैंने ये विषय विधानसभा में भी तो वहीं शुक्रवार को रात को सीवरेज की सफाई करते हुए एक 32 वर्षीय राजेश नाम के सफाई कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने मृतक के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इसके बावजूद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे केस आए दिन हो रहे हैं, बहुत से केस हुए हैं, तो इसको तुरंत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और हसनपुर में जो हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। मैं चाहूँगा कि सरकार इसके लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, और जो डिपेंडेंट है परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसी में सरकार से मांग है।
वहीं चरखी दादरी से भी एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां रूदडोल रामबास गांव के पास तेज रफ्तार कार सीधे पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार भिवानी के गांव के कितलाना निवासी 2 युवकों की मौत हुई है, जबकि उनके साथ 2 अन्य साथी जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया है। एक तो ये शादी में गए हुए थे रुद्रोल, और शादी करने के बाद में जब ये शाम को घर आ जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके गए थे, यार दोस्त इसके साथ थे। जब ये वापस आने लगे, कोई आवारा पशु और साइड से दूसरी गाड़ी आने से उसको बचाने के लिए कोशिश की। गाड़ी का कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उस पर कंट्रोल नहीं रहा, गाड़ी पे पेड़ में लग गई, जिससे ऑन स्पॉट 2 आदमियों की डेथ हो गई और 2 आदमी घायल हुए। उनको पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया दादरी से। बीती रात्रि गांव कितलाना के 4 नौजवान युवक थे जो रुद्रोल गांव में एक शादी समारोह में गए थे। रात करीब 2 बजे शादी समारोह से वापस आ रहे थे। उस समय इनकी गाड़ी के आगे एक आवारा पशु आ गया, जिसको बचाने के लिए इनकी गाड़ी एक किक्कर से टकरा गई। इस संबंध में मैं मौके पर पहुंच के मैंने घायलों को अस्पताल में भिजवा दिया था। तो वहीं नरवाना में आरती से 20 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस 2 युवकों को काबू में करती नजर आई। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने लॉरेंस बिश्नोई और गुलडी बराड़ के नाम पर आरती से 20 लाख की फिरौती की मांग की थी। साथ ही दोनों युवकों ने फिरौती न देने पर आरती को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दोनों आरोपियों में से एक का नाम अजय बताया जा रहा है, जो कि किसान का बेटा है। वहीं दूसरा आरोपी टोहाना के नागला गांव का राहुल है, जो कि मजदूरी करता है। अजय पर खेतीबाड़ी और पारिवारिक बीमारी में 35 लाख का कर्ज हो गया था, जिसे और शॉर्टकट तरीके से एक ही रात में उतारना चाहता था। बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 10 की छोटू रामनगर कॉलोनी में अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली गई थी। अब ये सीवरेज लाइन कई जगह से लीक हो गई है, जिसके चलते सीवरेज का पानी जमीन में जा रहा है और रोड की मिट्टी कट रही है। इस कारण सड़क बिल्कुल नाम मात्र की रह गई है। लोगों का कहना है कि अब बरसात के मौसम में ये सड़क कभी भी धंस सकती है और जानमाल का नुकसान हो सकता है। इस समस्या से परेशान होकर कॉलोनी वासियों ने एकत्र होकर प्रशासन से इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। तो वहीं करनाल के गांव पीर बड़ौली में किसानों को बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर खेती करनी पड़ रही है। गांव की ज्यादातर जमीन यमुना नदी के पार यूपी की तरफ है, जिस वजह से अधिकतर खेतों में बिजली सप्लाई नहीं होती। बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते किसान पानी के चलते खेतों में जाते हैं। पानी में से होकर किसानों को हर रोज इंजन और पंखा लेकर यमुना पार करना पड़ता है। रात को खेतों में इंजन पंखा छोड़ देते हैं और चोरी हो जाता है, इसलिए किसान सुबह इंजन और पंखा ले जाते हैं और शाम को वापस लेकर आते हैं। यमुना पार खेती करने के लिए किसानों को आय संघर्ष करना पड़ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं यमुना इलाके में और करनाल जिले के ऐसे गांव की बात करेंगे जिसकी आधी जमीन यमुना नदी के दूसरी तरफ पड़ती है। ये गांव है पीर बड़ौली और किस तरह की दिक्कतें ये गांव जो है पिछले करीब 50 वर्षों से झेल रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं उन किसानों से, उन ग्रामीणों से जो यमुना नदी पार कर अपने खेतों में खेती करने जाते हैं। पहले उन्हीं से ही हालातों की चर्चा करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेहर सिंह सरपंच। तो सरपंच साहब, गांव के बारे में बताएं कि किस तरह से विस्थापित होकर यहाँ से वहाँ गया, क्या? हम बताऊँ आपका, पहले हमारा गाँव वहाँ था, वो गिरा, फिर यहाँ था, यहाँ गिर गया, तो हम तो हैं बहुत मजबूर। और जमुना हमारी स्टेज कर दी, पानी में डूब पा। तो कब यहाँ से विस्थापित होकर कब वहाँ? 88 में गए थे यहाँ से। 88 में यहाँ से गया था हमारा गाँव। 88 में हमारा वहाँ गाँव दूसरा बचा था, वो भी सदरपुर पंचायत की जमीन में। हमारी तो जमीन अपनी इस साइड में, सारी जमीन अपनी इस साइड में। कहाँ है पीर बड़ौली गाँव की जमीन? ये सारी पीर बड़ौली दूर तक पहुँच गई, दूर तक। तो ये यमुना पार करके? हाँ, मतलब ये जमुना काटती रही तो जमीन हमारी पर जाती रही। तो कुछ तो लोगों ने कब्जा भी कर लिया वहाँ पे लगे मुसलमानों ने। अच्छा। हाँ, बाकी जो हमारा प्रॉब्लम है जमुना की ज़्यादा है, बहुत तकड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? कोई आदमी डूबा भी है, हमें डूबे भी है कहीं, तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत। अभी कितनी जमीन है अपने गांव की जो यमुना नदी से दूसरी तरफ है? हमारी यह जमीन 52 थी,
बावनी मतलब बावन का मतलब होता है बहुत जमीन होती है, तो ख्वाज पर तो लेकर बडोली तक हमारी जमीन ना है इस टाइम। लेकिन ये यहाँ दिक्कत है तकड़िया बहन के लिए। तो अच्छा, ये अपने किसानों की कुछ जमीन ऐसी भी है जो यूपी वालों के कब्जे में हो? हाँ है 40% में है। तो अब जिस तरह से रोज खेती करने के लिए जाना पड़ता अपने खेतों में, कौन कौन सी फसल उगाई आपने? यहाँ ईख और गेहूँ, बाकी जीरी तो होती नहीं। सब्जी वगैरह भी हाँ, अरबी हो जाएगी, सब्जी हो जाएगी, हाँ मिर्च हो जाएगी। तो रोज इस तरह से जाना पड़ता है? हाँ, नदी क्रॉस करते हैं? हाँ, करना पड़ेगा। तो कोरोना काल के 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। ये कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा ने बताया कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी, जिसमें इस बिंदु पर चर्चा की गई। जो भी कांवड़ यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार हैं वो अपनी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में दें। एसपी मोहित हांडा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे जरूरी है। हालांकि यमुनानगर से होते हुए श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार जाते हैं, इसलिए यमुनानगर पुलिस ने ट्रैफिक को 6 जोन में डाइवर्ट किया है। जय हिंद। देखिए, कांवड़ यात्रा जो है वो इस वर्ष 14 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेगी। इसमें यमुनानगर पुलिस जो है वो हर वर्ष की भांति इस बार भी एक विस्तृत सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो करेगी, जिसमें जो रूट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन रूट्स को स्टडी करके उन्हें सेक्टर्स में बांटा गया है। उन सेक्टर्स पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहेगी। अंबाला में पिछले लंबे समय से पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अंबाला के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनता के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें आम जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज अंबाला शहर के सेक्टर 10 माता वैष्णो देवी मंदिर में मेयर शक्ति रानी शर्मा की पुत्रवधू ऐश्वर्य शर्मा के अगुवाई में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वार्ड 19 वासी अपनी जांच करवाने के लिए पहुंचे। आंखों, हड्डियों, स्किन और जनरल डॉक्टर्स द्वारा ओपीडी लगाई गई थी। वहीं मरीजों को चेकअप के बाद दवाई भी निःशुल्क दी गई है। ऐश्वर्य शर्मा ने बताया कि मेयर शक्ति रानी शर्मा ने आदेशानुसार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। महिलाओं के लिए अलग से लेडीज डॉक्टर्स को भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि कैंप के साथ साथ बच्चों को निःशुल्क दी जा रही फर्स्ट इन क्लास कार्यक्रम का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरफ लोग काफी ज्यादा आकर्षित हुए। वहीं मेडिकल कैंप का लाभ उठाने पहुंचे लोगों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। आप जैसे कि देख रहे हैं, हर कैंप में लगातार हमारे जो रीच है लोगों के तक की बढ़ती जा रही है। पिछले कैंप में 800 तक आंकड़ा पहुंच गया था। तो ये अंबाला की जनता को हमारी मेयर साहिबा श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी की तरफ से एक सपोर्ट है कि अंबाला की जनता की सेहत, उनकी शिक्षा और उनकी सभी ज़रूरतों को इन कैंपों के माध्यम से पूरा किया जाए। ये फर्स्ट इन क्लास जो प्रोग्राम है सिर्फ अंबाला के लोगों के लिए फ्री है। इससे लोगों में काफ़ी उत्साह है और भारी संख्या में बच्चे डिफरेंट वार्डों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा भी हो रहा है, जबकि स्कूल भी खुल चुके हैं। पर आजकल जो डिजिटाइजेशन का ज़माना है, अंबाला के बच्चे भी बाकी एरियाज की तरह आगे बढ़ेंगे डिजिटाइजेशन की तरफ। तो 22 जुलाई खबर में बस आज के लिए इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।